पोजीशन पे पहुंचने के लिए मैम एक लीडरशिप की क्वालिटी मैटर करती है, टेक्निकल स्किल्स मैटर करती है? आई थिंक इट्स लीडरशिप क्वालिटीज। तो मैम क्या ऐसे लीडर्स देखने को मिलते हैं आज की डेट में? मैम अगर आज की डेट में कोई यंग प्रोफेशनल लीडरशिप पोजीशन पे आना चाहता है बट ही डोंट हैव दैट मच ऑफ स्किल्स दैट एक्चुअली रिक्वायर्ड, तो क्या ऐसी 3 स्किल्स उसके अंदर होने ही चाहिए? सो मैं 3 चीज़ों की बात करूँगी। एक मैं बोलूँगी, मैम आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था बेसिकली? वेरी डिफिकल्ट बट अ लॉट ऑफ लर्निंग। चलो आपके पास उस टारगेट का सपोर्ट था, उन्होंने आपको सिखाया, बट मेरे को तो कोई नहीं सिखा रहा आज की डेट में। लोगों को लगेगा भाई मैं कहाँ जाऊँ, तो वो कहाँ से सीख सकते हैं मैम ये सिक्स सिग्मा? ये लिमिटेड लोगों को ही कराते हैं, ऐसा कुछ है कुछ? आई थिंक अपॉर्चुनिटी सबको देते हैं ओके, एंड अपने वेंडर्स को भी? लर्निंग जो है हर जगह है, हर मोमेंट में है, हर दिन में है, और आपको वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढने हैं अगर आपको इच्छा हो तो। Now, what is basically quality? How do you basically give the definition about the quality? क्या क्वालिटी एक प्रोडक्ट तक ही सीमित है या क्वालिटी सबके अंदर है? For me, quality is exceeding customer expectations. मैम आजकल की ऑर्गेनाइजेशन में ना मैम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस जैसे टाइप वर्ड्स बहुत यूज होते हैं, क्या है बेसिकली? मैम आपने इतने लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, आपने डिफरेंट रीजन्स में भी अपना काम किया है, तो जब आप किसी फैक्ट्री की ऑडिट्स करते हैं, किसी फैक्ट्री के प्रोसेस को आप देखते हैं या फिर फैक्ट्री की मैनेजमेंट की लोगों को देखते हैं, उनके माइंडसेट को पढ़ने का कोशिश करते हैं, तो क्या चैलेंजेस आप देखते हैं बेसिकली, क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं वो? आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई सी इज कि प्लानिंग नहीं होती। हम बातें तो बहुत अच्छी करते हैं कि मेरे को अपनी फैक्ट्री को यहाँ लेके जाना है, वी विल बिकम लाइक अ वर्ल्ड बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑल, बट जब उनके हम शिप के अंदर हम जाते हैं, उनके नाव के अंदर हम जाते हैं बेसिकली, तो सिस्टम कुछ अलग ही दिखता है। मैं आपके बारे में बैक बाइटिंग कर रहा हूँ, आप मेरी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब एक दूसरा हर आदमी को देखना पसंद नहीं कर रहा है इंडस्ट्री के अंदर। आपके बिजनेस को आपके लोग रन कर रहे हैं और लोग एक दूसरे को मारना काटना चाह रहे हैं। और मैम कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि सब चैलेंजेस के साथ ना अच्छा राइट कैंडिडेट्स छोड़ के चला जाता है। यस यार इस टॉक्सिक कल्चर में कौन काम करेगा फिर इस तरीके से? यस। तो फिर अगर वो छोड़ करके जा रहा है तो किसका फेलियर है, उस आदमी का जो छोड़ के जा रहा है या उस ऑर्गेनाइजेशन का कि गुड कैंडिडेट्स आर लीविंग अस? 100% इट्स द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो सोचने वाली बात है। कंपनी को तो समझ ही नहीं आ रहा ना मैम। मैम जैसे कि आपने डिफरेंट रीजन्स में आपने काम किया है, डिफरेंट कंट्रीज में आपने काम किया, तो आप इंडिया में बैठे हैं, आपको चाइना से भी काम करवाना है, अमेरिका से कराना है, पाकिस्तान, इधर उधर सबसे कराना है। यस। एक पेज पे एक फॉर्मेट पे कैसे डील करते हो आप सबसे? Ignite Journey. From failure to success, every journey inspires. Hosted by Rohit Biduri. हाय, वेलकम बैक टू द इग्नाइट जर्नी। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रोहित बिदुड़ी स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चहीदे शो इग्नाइट जर्नी के अंदर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ आते हैं, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के साथ अपने मंच पे लेकर के आते हैं, उनकी जर्नीज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे उनकी लाइफ में चैलेंजेस आए, कैसे उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया और कैसे उन सारी चीज़ों के बावजूद भी वो एक सक्सेसफुल लेवल पर वो पहुँच पाएँ और उनकी जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं। आज के और हमारे बीच में एक ऐसे गेस्ट हैं जिनके बारे में अगर मैं बात बताना चाहूँ, बहुत स्पेशल है बेसिकली हमारे लिए, क्योंकि उनका जो लीडरशिप का जो परसेप्शन है बेसिकली वो एक ग्लोबल लेवल का है। शी हैव वर्कड इन द इंडिया एंड द इंटरनेशनल मार्केट्स एज वेल। लीडरशिप की बात करेंगे मैम के साथ, आज हम क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, एक्सीलेंस के बारे में बात करेंगे, माइंडसेट के बारे में बात करेंगे, वुमेन लीडरशिप के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी चर्चा आज के डेट में हमारे होने वाली है मैम के साथ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बिना समय वेस्ट किए हुए मैं इनवाइट करना चाहूँगा आपके और मेरे बीच में राखी हैंडा मैम को। राखी मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर एंड थैंक यू सो मच मैम, वी फील वेरी प्रिविलेज्ड टू हैव यू हियर। मैम के बारे में अगर मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँ तो मैम का जो भी पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, मैम शी हैज़ वर्कड इन द टारगेट्स, राइट मैम? करेक्ट। एंड शी वाज प्लेइंग द रोल एज अ सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर देयर, और बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है मैम का। इंडिया के साथ साथ मैम ने इटली, इजिप्ट एंड द मल्टीपल रीजन्स में भी मैम ने काम किया और आज की डेट में मैम अपनी खुद की कंसल्टेंसी फर्म रन करती हैं और कई सारे अलग अलग रीजन्स में बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर। मैं काफ़ी टाइम से आपको चेस कर रहा था कि मैम हांडा मैम, राखी मैम, आई लाइक टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू।
सो आई बिलीव दैट ईश्वर की असीम कृपा है हमारे पर कि आज हम आपके साथ बैठ पाए हैं. And thank you, Rohit. Thank you so much. Any 2 lines you would like to speak, ma'am, about our show and about our viewers? Just Something? very happy to be here. I think आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही अमेजिंग है. ये पॉडकास्ट आप कर रहे हैं, गेस्ट्स को आप इनवाइट कर रहे हैं. If I can share anything that will help the viewers and which will be meaningful to the viewers, I will be very happy. Thank you once so much, again, ma'am. thank you. Thank you so much, ma'am. मैम, सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में कि कहाँ से आपकी एग्जैक्टली में जर्नी स्टार्ट हुई थी. क्या आपका करियर का पहला फेज था? तो वो हम एक बार जानना चाहेंगे राखी हांडा मैम को, आज से उस पहले वाली राखी हांडा मैम को जब उनका पहला करियर स्टार्ट हुआ था. प्लीज़. So actually, I have been I started my career in the apparel industry. मैंने मैन्युफैक्चरिंग से काम शुरू किया था एज अ ट्रेनी. और वो जो मेरी पहली जॉब थी, आई हैव टू से बहुत ही मुश्किल से मुझे जॉब मिली. अच्छा. एंड वो बाय एक्सीडेंट मिली. अच्छा. बिकॉज मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी. मैंने अपना बैचलर्स डिग्री किया, अपना मास्टर्स डिग्री किया, आगे मैं पीएचडी करना चाह रही थी. और उस साल में ये 1991 की बात है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन जो है स्ट्राइक पे चला गया था. ओके. तो क्लासेस नहीं हो रही थी एमफिल की. तो उस टाइम मेरे फादर ने और मेरी दीदी ने बोला कि तुम क्या बैठी हुई हो, काम जॉब लो, जॉब कर लो. सो मैंने कहा ठीक है. और मैं अपना सीवी लेके निकली. उस ज़माने में तो ऑब्वियसली सब फिज़िकली होता था. हम लोग जाते थे कंपनीज़ पे, दरवाजे पे खटखटाते थे. वी वुड रिक्वेस्ट फॉर इंटरव्यूज़. कहीं पे मेरे को मिले ना जॉब. हर दफ़ा मेरे को यही सुनने को मिलता था, आप तो फ्रेशर हो, आप तो फ्रेशर हो, जॉब एक्सपीरियंस नहीं है. सो फाइनली मैं घर आके मैं बहुत परेशान थी. तो मेरे फादर ने मुझे बोला क्या बात है. तो मैंने उनको बताया कि मैंने इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, इतने मैंने कंपनीज़ के पास मैंने अपना रेज्यूमे भेजा है, कोई मेरे को वापस लेने को तैयार ही नहीं है. देन ही टोल्ड मी कि ठीक है, मैं पूछूं, मैं पता करूं, मैं ट्राई करूं. तो मैंने कहा चलो ठीक है. एंड वो मेरे लिए एक हार थी. आई डिड नॉट वांट टू आस्क माय फादर फॉर हेल्प. सो मेरे को जॉब मिली एज अ ट्रेनी. 1 साल मैंने मैन्युफैक्चरिंग में काम किया. दिस वाज बैक इन 1991. उस ज़माने में तो वो प्रेस पैक शिपमेंट्स होती थी गारमेंट्स में. सारे फैब्रिकेटर प्रोडक्शन करते थे और वो कोटा सिस्टम चलता था, आई बिलीव. करेक्ट. वो तो कोटा तो इट वाज स्टिल आई थिंक ऑलमोस्ट 1998-99. तो मेरी जो शुरुआत थी वहाँ से थी. अच्छा. एंड उसके बाद मैंने 1-2 जॉब्स किए. बहुत मुश्किल से मैंने 1 साल निकाला. उसमें फिज़िकली एग्जॉशन होती थी बिकॉज इट वाज अ फिज़िकली टैक्सिंग जॉब. कि मैंने कटिंग टेबल पे खड़े होके मशीन का वो कटिंग करना सीखा. गारमेंट्स आते थे अंदर, उसको चेकिंग कैसे करते हैं. आई रिमेंबर इनका जापान के लिए एक ऑर्डर था जिसमें ये पॉपलिन की या शीटिंग की शर्ट थी, उसमें स्टेन्स थे. तो उसको कैसे फैब्रिक पेंट के साथ हमने एक को उसको रेक्टिफाई करके हमने किया. वो तो ज़माना और था जी. सो वेरी डिफ़िकल्ट बट अ लॉट ऑफ लर्निंग. ओके. एंड आई थिंक दैट वाज वेयर आई रियलाइज कि देयर आर नो शॉर्टकट्स टू हार्ड वर्क. तो वहाँ से फिर मैं इम्पल्स में गई. इम्पल्स में 3 साल काम किया. उसके बाद I basically from there my journey with brands and retailers began. तो मैंने ये बर्नार्ड चाउस था एक जो अपना ऑफिस खोल रहा था इंडिया में. मैंने उनके साथ 1 साल काम किया. उनकी कंपनी जो थी वो चैप्टर 11 में चली गई और वो बैंकरप्ट हो गए. तो ऑफिस बंद हुआ यहाँ पे. उसके बाद रैल्फ लॉरेन में काम करने का मौका मिला. वहाँ मैं 11 साल मैंने काम किया. अच्छा. वहाँ पे मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली बियॉन्ड दिल्ली. ओके. सो फैक्ट्रीज़ में मैं गई इन बेंगलोर, चेन्नई, फिर श्रीलंका, उसके आगे फिर इंडोनेशिया, मलेशिया. फिर वहाँ से मैं ये नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड्स में गई. बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिले. एंड एवरी कंपनी दैट आई वेंट टू, एवरी न्यू सिटी दैट आई वेंट टू. आप कंट्री की बात मत करिए, आप सिटी की बात करिए. इंडिया में भी मैं जब दिल्ली से जब चेन्नई गई पहली दफ़ा, मेरी नॉलेज यहाँ से यहाँ गई. अच्छा. उसके बाद जब मैं बैंगलोर गई मेरे को और सीखने को मिला. फिर श्रीलंका वाज लाइक दिस. ओके.
सो यू नो इट्स ऑलवेज बीन अ लर्निंग. सो आई वाज लकी कि मैं बहुत ही नोन और रिनाउंड ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया. रैल्फ लॉरेन के बाद मैं 1 साल दिल्ली वापस आई. ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी थी. इट वाज एट दैट टाइम आई थिंक इन द टॉप 3 एक्सपोर्टर्स इन इंडिया. उनके साथ काम किया. वहाँ से फिर आई हैव आल्सो वर्कड विद Levi Strauss and Company, and then my last 10 years was with Target. ओके, तो मैम टारगेट्स के बारे में जरूर जानना चाहेंगे कि हाउ योर जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम द टारगेट. पहला दिन क्या था टारगेट में आपका, कैसा इंटरव्यू हुआ आपका टारगेट में, और पहले दिन से लेके फिर जब आपने लास्ट अपनी पोजीशन आपने जब वहाँ पे लेफ्ट की थी, दैट वाज यू आर द हेडिंग द सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टारगेट. Yes. तो जर्नी जानना चाहेंगे स्पेशली हम टारगेट के बारे में. Sure. So I was in those days the regional QA manager in Levi's in Bangalore. हम लोग बैंगलोर में रहते थे और अच्छा. वहाँ पे मैं काम कर रही थी. तो मुझे कंसल्टेंट से फ़ोन आया एक दिन कि टारगेट जो है वो डायरेक्टर पोजीशन पे किसी को हायर करना चाह रहे हैं क्वालिटी एश्योरेंस के लिए. Why don't you interview? ओके. तो मैंने कहा कहाँ पे है पोजीशन. उन्होंने कहा दिल्ली में है. मैंने उनको बोला कि मैं दिल्ली नहीं वापस आना चाहती. आई रियली enjoyed वर्किंग इन अदर सिटीज़. ऑल्दो हालांकि मैं आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, बट तो दिल्ली से क्या तकलीफ थी मैम ऐसी आपको, दिल्ली नहीं आना चाहते थे? ऐसे नहीं. आई थिंक यू नो इट्स आई एंजॉयड वर्किंग. बॉम्बे वाज अ ग्रेट एनवायरनमेंट. हम लोग Okay. बॉम्बे में 2 साल रहे. वहाँ पे काम एंजॉयमेंट बहुत थी काम में. बहुत अच्छा लगता था मुझे वहाँ पे काम करने में. बैंगलोर वाज आल्सो अनदर सिटी. हर जो सिटी में मैं गई, मुझे शहर में, नए शहर में अलग अलग चीज़ें होती हैं. इट्स नॉट जस्ट द वर्क, राइट. इट्स द पीपल, द कल्चर. बहुत Correct. कुछ होता है. सो वो आई रिमेंबर कंसल्टेंट ने मुझे बोला कि तुम आ जाओ, मिल लो, अच्छी कंपनी है. बात का बाद में देखेंगे. एंड वो शी सेड एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग. शी सेड कम एंड फील गुड अबाउट योरसेल्फ. ओके. कि आ जाओ, देख लो, दे विल वांट यू. ऑफर करेंगे, फिर तुम डिसाइड कर लेना आना है कि नहीं है. करेक्ट. तो मैं आई. सॉरी, मैं भूल रही हूँ, मैं नहीं आई. पहली इंटरव्यू तो मेरी फ़ोन पे हुई थी. फिर दे हायर्ड मी बेस्ड ऑन दी टेलीफोनिक इंटरव्यू. ओके. सो व्हेन आई केम द फर्स्ट डे एंड आई एंटर्ड द ऑफिस, जो इनका एनवायरनमेंट था और जो जिस तरीके से ऑफिस लेआउट था और जो कल्चर मुझे एकदम से नज़र आया, इट वाज अ वेरी गुड कल्चर टू वर्क इन. मेरे को एकदम से लगा कि हाँ, ये जो कंपनी है, इनका जो कल्चर है, जो काम करने का तरीका है, जिस वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी ऑर्गेनाइज्ड. आई थिंक वन थिंग आई नोटेड फ्रॉम डे वन, वहाँ पे चीखना चिल्लाना और बदतमीजी नहीं है वहाँ. वो तो मैम उनके एथिकल पॉइंट्स के अंदर भी नहीं आता वो तो. करेक्ट. करेक्ट. या एंड वो सिर्फ वो जो उनके एथिक्स के जो हैं, वो सिर्फ बोलने के लिए या लिखने के लिए नहीं है. दे प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच. फॉलो भी करते हैं मैम वो. करेक्ट. करेक्ट. सो आई केम एज अ डायरेक्टर. ओके. So in those days, I think the quality program, and I was the director for quality assurance. My area of responsibility was South Asia, and I was managing basically Delhi, India, Pakistan, and Bangladesh. Okay. So in those days, जिस तरीके से ये क्वालिटी एश्योरेंस करते थे, वो थोड़ा पुराने ज़माने का था. अच्छा. कि वो इंस्पेक्शन पे और ज़्यादा QC पे था. तो मेरा जो काम करने का तरीका था वो प्रिवेंटिव पे था, रहा है हमेशा से. और मैंने मेरे लिए डेटा और एनालिटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं अपना फोकस कहाँ पे करूँगी. कि ये कोई कह रहा है कि ये फैक्ट्री में प्रॉब्लम है तो मैं नहीं जाऊँगी, मुझे डेटा देखना है. बिकॉज जब आप कई दफ़ा जब डेटा देखते हैं तो डेटा कुछ और चीज़ बताता है. कुछ और बताता है. ठीक. सो उनके पास डेटा और एनालिसिस था नहीं. तो पहले 3 महीने तो मैंने एक QA के साथ लग के हमने पूरा जो डेटा है उसको डाउनलोड करके उसके एनालिसिस हमने और रिपोर्टिंग बनाई, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग बनाई. सो इन माय एरिया आई हैड मे बी 100+ फैक्ट्रीज. अब मेरे को डेटा 3 महीने बाद आई गॉट टू नो कि व्हाट इज़ वर्किंग, व्हाट्स नॉट वर्किंग, कौन सी फैक्ट्री काम कर पा रही है, कहाँ पे इश्यूज हैं. बहुत हमने काम किया डेटा के ऊपर. और थोड़ा सा माइंडसेट जो टीम का था, इट वाज एन ऑल मेल टीम. ओके. सो आई वाज माय एंटायर टीम वाज
देयर वाज नो वुमन। सो थोड़ा काम करने का तरीका अलग, थोड़ा माइंडसेट अलग। सो ये नहीं था कि चैलेंजेस नहीं थे चैलेंजेस, बट हमेशा मुझे मैनेजमेंट से बहुत सपोर्ट मिला। सो विद इन द फर्स्ट 8 months आई गॉट प्रमोटेड अच्छा। and they made me the senior director. Okay. And I also was given additional responsibilities. So at that time, the responsibility that I was given was Middle East and Europe. Okay. And it was progress. I was surprised. I did not expect कि मेरे को इतनी जल्दी promotion मिल जाएगी. So what that did was that was the time at which I became part of the senior leadership team, Okay. global leadership team for quality assurance. And हम लोग फिर बैठते थे as a global leadership team. हम लोग 4 जन थे और हमारे VP थे of product safety and quality assurance जो US में based थे। तो हम लोग quarterly meetings करते थे and we used to map out कि हमारी strategy क्या होनी चाहिए। And that was where I was able to, I'm very proud that I was able to influence the quality program and make the shift from QC to preventive quality. Because जो preventive quality में जाते हैं तो it should also be beneficial for the manufacturer. Correct. कि manufacturer अपने QC पे focus करके there's a loss, उसमें profitability कम होती है, rework होता है, rejection होते हैं, वही आप इंस्पेक्शन किए जा रहे हैं, टाइम लॉस होता है। तो क्यों ना प्रिवेंटिव पे जाएं कि शुरुआत से ही हम अपने प्रोसेस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि हमको भी और मैन्युफैक्चरर को भी उससे बेनिफिट हो और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो राइट फर्स्ट टाइम के बेसिस पे आए। तो वही लेके फिर दैट वाज व्हाट वी मूव फॉरवर्ड विद। देन I got further promoted to senior MD. उस time Indonesia got and Malaysia got added to my area of responsibility. And I also got the responsibility for the global raw material assurance team. तो उनके सारे processes 2017-2018 में मैंने वो टेक ओवर किया था। उसमें उस टाइम I don't know whether you have ever experienced the claimed material assessment, CMA audit जो होता है claim materials का। तो एक हम बहुत ही मेजर इशू आया था वो भी इंडिया में, और उसके बेसिस पे लर्निंग बहुत मिली और उसके बेसिस पे हमने फिर CMA और प्रिवेंटिव यही चेन ऑफ कस्टडी और डॉक्यूमेंटेशन ट्रेसेबिलिटी का वो सब फिर हमने किया, और वो फिर ग्लोबल रॉ मटेरियल टीम के सारे प्रोसेसेस मैंने सेटअप किए। तो मतलब इस पूरी जर्नी में मज़ा आया? मतलब बहुत मज़ा आया, बहुत लर्निंग थी। आई विल से वन थिंग कि हमारे जो लीडर्स थे, अगर मुझे कुछ लगता था कि मुझे वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर US में कोई मेरे को इशू दिख रहा है, मैं वहाँ पे एक प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ, या एक हमारा जब ये इंस्पेक्टोरियो जब आया था तो मैं जो AI का जो आपने FRP और FRM जो उनका जो रिस्क मशीन लर्निंग AI का जो रिस्क प्रेडिक्शन मॉडल था, मैंने वो प्रोजेक्ट अपने लीडरशिप के अंडर करवाया था और बहुत लर्निंग हुई थी। तो मतलब मैम हम ये मान करके चलें कि आज की डेट में टारगेट्स के अंदर, सिंस आई एम वर्किंग विद द टारगेट्स ब्रांड एज वेल, है ना, तो आज भी वो किसी प्रोडक्ट को स्टार्ट होने से पहले ना रिस्क एनालिसिस करते हैं, RA जिसको बोलते हैं, कि अच्छा रोहित एक काम करो, पहले डिटेल ले आओ, आपने क्या वर्किंग करी है इसके अंदर। दो वी वर नॉट अवेयर अबाउट ऑल द सिस्टम्स एंड ऑल बिफोर दैट, बट सिंस वी स्टार्टेड वर्किंग विद द टारगेट्स ना मैम, उस दिन हमें समझ में आया कि यार व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर बेसिकली। इनका विजन वो है ही नहीं जो नॉर्मली मतलब टिपिकली एक एक्सपोर्टर्स और फैब्रिकेटर्स के पास होता है। दे आर समथिंग बियॉन्ड ऑफ दैट। हम बात करते हैं, सपोज आप मैंने कहा जो ब्लेज़र पहना हुआ है, इस ब्लेज़र की इतनी गहराई में घुस जाते हैं टारगेट वाले बेसिकली। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले तो इसका फैब्रिक के बारे में बात करेंगे, फैब्रिक कहाँ बना, कैसे बना, वाप क्या है, वाफ्ट क्या है, ये कितना श्रिंकेज कितना है, कैसे आएगा, कलर ब्लीडिंग हो गया, कलर फास्टनेस हो गया तो क्या करोगे, तो क्या करोगे, तो क्या करोगे, वाई एवरी टाइम वो इतने सवाल पूछते हैं, मतलब आदमी को इतना मजबूत बना देते हैं अंदर तक में, मतलब अमेजिंग। मतलब जिसको मतलब मैं आई पर्सनली आई लर्न द ग्रेट थिंग्स फ्रॉम द टारगेट बेसिकली, बिकॉज टारगेट के लिए हमेशा दिल में एक जगह अलग ही रहेगी हमारी, कि वो अगर जीवन में हमारे नहीं आते तो शायद आज हम वो बन ही नहीं पाते जो हम एग्जैक्टली में आज हम हैं। तो ग्रेट थैंक्स फॉर द यू मैम एंड फॉर द टारगेट्स एज वेल। मैम आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था बेसिकली? कोई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आप मतलब आप शेयर करना चाहें प्लीज़? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यस डेफिनेटली।
2005 में या 15 साल हो गए थे आई थिंक जर्नी इंडस्ट्री में। ओके मुझे लग रहा था कि मेरे को अपनी स्किल्स जो हैं वो अपग्रेड करने चाहिए। Okay. कि मुझे लर्निंग कहीं से अपने आप को बेटरमेंट के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स उस ज़माने में तो हमेशा यही होता था कि चलो MBA कर लेते हैं। तो मैंने रिसर्च करी, बट मुझे लगा कि 15 साल काम करके ये MBA जो है मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं सिखा पाएगा। क्यों ना अच्छा। कुछ ऐसे करें जो मेरा जो प्रोफेशन है उसके ऊपर मेरे को बेनिफिट मिले और लर्निंग मिले। एंड आई वाज इन QA, सो आई रिसर्च करके फिर मुझे ये 6 सिग्मा का जो सर्टिफिकेशन होता है, 6 सिग्मा Yeah. ब्लैक बेल्ट सर्टिफिकेशन, मैंने कहा चलो ये दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग, मुझे ये करना चाहिए। सो आई साइंड अप फॉर अ कोर्स बाय अ कंपनी दैट वाज रनिंग पब्लिक प्रोग्राम्स। अब ये कोई इंस्टीट्यूट या कोई कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, ये एज अ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कुछ कंपनीज़ हैं जो ये सर्टिफिकेशन ऑफर करते हैं। सो जिस कंपनी के साथ मैंने टाई अप किया कि मैं आपके साथ ये करना चाहती हूँ, और मुझे याद है मैं पहले दिन जब अपने ट्रेनिंग में गई थी, मैं वापस आके आई टोल्ड माय हस्बैंड कि मुझे लगता है मैंने गलती कर दी। ही सेड व्हाई? सो आई सेड पहले तो वहाँ पे 8 जन थे क्लास में, 8 के 8 जो थे मेरे अलावा 7 जो थे वो इंजीनियर्स थे, मैकेनिकल इंजीनियर्स मोस्टली, एंड ऑल 7 वर मेन। और जो हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे, 2 इंस्ट्रक्टर्स थे, दोनों जो थे वो मैकेनिकल इंजीनियर्स थे। सो मैंने बोला मैं तो नहीं कर पाऊंगी, ये तो कॉलेज लेवल मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। मैं तो 12th स्टैंडर्ड मुश्किल से 66% लेके आई थी मैथ्स में, वो भी ज़बरदस्ती मेरी दीदी ने मेरे से करवाया था 11th और 12th के में कि मैथ्स नहीं छोड़ोगी तुम। तो ऐसे मैं ये कैसे करूँगी? सो ही सेड चलो तुम ट्राई करो, एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बट आई मस्ट से मेरे जो इंस्ट्रक्टर्स थे उन्होंने भी एज अ चैलेंज इसको लिया कि ये राखी जी जो हैं हिस्ट्री में मास्टर्स किया है, इनसे हम 6 सिग्मा ब्लैक बेल्ट सर्टिफिकेशन करवाएंगे। अच्छा। तो 8-10 महीने कोर्स था, और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट था, उसके बाद एग्ज़ाम था, एंड इट वाज द मोस्ट incredible journey of learning in my entire life. एंड उसके बाद मुझे 2-3 चीज़ें समझ में आई। एक तो जो प्रॉब्लम्स, इट्स अ स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी। करेक्ट। कोई भी इंडस्ट्री में आप जाओ, आप ये स्टेप वाइज मेथोडिकल स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपना प्रॉब्लम को एनालाइज करो और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। So the turning point came because from there I realized irrespective of industry, I could work and I could do a job. So तब तक मैंने सिर्फ अपैरल किया था। अच्छा। उसके बाद फिर it opened a lot of opportunities for me, and the structured learning that I had from the Six Sigma, वो तो I have continued through तो मैम my... ये टारगेट्स का बेसिकली कल्चर है कि हर सबको 6 सिग्मा करवाते हैं, ऐसा है? ये लिमिटेड लोगों को ही कराते हैं, ऐसा कुछ है कुछ? आई थिंक अपॉर्चुनिटी सबको देते हैं। ओके। एंड ये अपने वेंडर्स को भी? नहीं, टीम को डेफिनेटली। केवल टीम को? सो टीम को इसलिए कि वो स्ट्रक्चर आ जाता है, मेथोडिकल थिंकिंग आनी चाहिए, खास करके क्वालिटी एश्योरेंस, और आप प्रिवेंटिव क्वालिटी एश्योरेंस में आप डेटा बेस्ड एनालिटिकल आप उसमें जा रहे हैं, तो उसमें स्ट्रक्चर तो होना चाहिए। आप हबड़-दबड़ में या रैंडमली या डिसऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं काम कर सकते। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे स्ट्रक्चर आना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अलावा आई डोंट थिंक ऐसा कोई प्रोग्राम है, सर्टिफिकेशन है या कोर्स है जो क्वालिटी एश्योरेंस आपको इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर सिखाए। आई डू बिलीव दैट जो 6 सिग्मा है, चाहे आप ग्रीन बेल्ट करें, चाहे आप ब्लैक बेल्ट करें, वो एक आपको सिस्टमैटिक वे ऑफ थिंकिंग सिखाता है। करेक्ट। एंड इन माय पीयर ग्रुप हम लोग, लाइक आई सेड, हम लोग 4 लीडर थे। चाइना में 2 थे, मैं थी, और एक जो US में बैठती थी। हम चारों में से आई वाज द ओनली वन हु हैड द
Okay. Six Sigma, and I encourage. I said I feel there's a lot of benefit. फिर चाइना में हमने 2-3 लोगों को हायर किया डायरेक्टर लेवल पे जो सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट सर्टिफाइड थे। उनको लाने से टीम में बहुत स्ट्रक्चर आया, बहुत सिस्टमैटिक थिंकिंग और एनालिटिकल वे ऑफ थिंकिंग वो इंट्रोड्यूस हुआ, तो लीडर्स को अच्छा लगा एंड देन इट बिकेम पार्ट ऑफ द कल्चर। मैम चलो यहाँ तक तो हमें समझ में आया कि टारगेट्स ने आपको सपोर्ट किया और आपको लीन सिग्मा के बारे में सिखाया, बट आज जो हमारे कुछ लोग पॉडकास्ट को देखने के बाद उनको लगा राखी मैम को सुनने के बाद कि इसका मतलब सिक्स सिग्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आपके पास तो टारगेट का सपोर्ट था, उन्होंने आपको सिखाया, बट मेरे को तो कोई नहीं सिखा रहा आज की डेट में। लोगों को लगेगा भाई मैं कहाँ जाऊँ, तो वो कहाँ से सीख सकते हैं मैम ये सिक्स सिग्मा? सो एक्चुअली जो सिक्स सिग्मा की आप बात कर रहे हैं वो मैंने टारगेट में नहीं सीखा, ये मैंने पर्सनली एज एन इंडिविजुअल अपने आप को फर्दर एजुकेट और अपने आप को अपडेट करने के लिए मैंने ये कोर्स किया था 2005 में। और ये उस टाइम मैंने रिसर्च करके ढूंढ के मुझे जो लगा जो मेरे लिए जो बेस्ट है वो मैंने किया। सो मैं तो टारगेट में 2012 में आई थी। I will say that life for me is a lifelong journey of learning. Okay. Learning जो है हर जगह है, हर मोमेंट में है, हर दिन में है, और आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने हैं अगर आपको इच्छा हो तो टू इम्प्रूव। आई बिलीव कि जिस दिन मैं लर्निंग और कुछ सीखना बंद हो गया मेरे लिए, एक दिन भी मैं अगर ना सीखूं उस दिन मेरी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाए, खत्म है। So you know, if there is an interest, if you have an interest to learn, आप ये सोचिए कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, क्या स्किल आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्या आप अपने आप को किस तरीके से आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, उस बेसिस पे फिर रिसर्च करिए। आज इतने साधन हैं, चैट जीपीटी है, गूगल है, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप रिसर्च करके आपको सॉल्यूशंस अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। आई डेफिनेटली एनकरेज एवरीबडी टू कंटिन्यूअसली लुक एट हाउ दे कैन लर्न। मैम सिंस यू मेंशन कि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़े कंपनीज में रिटेल्स के साथ आपने काम किया है, तो मैम मैं एक पूछना चाहूँगा ऑन माय व्यूवर्स बिहाफ कि एक पोजीशन पे पहुँचने के लिए मैम एक लीडरशिप की क्वालिटी मैटर करती है, टेक्निकल स्किल्स मैटर करती है? आई थिंक इट्स लीडरशिप क्वालिटीज़। जैसे कि लीडरशिप में क्या? कि सबसे पहले आपको अपनी टीम के बारे में सोचना है, लोगों के बारे में सोचना है, लोगों को इनकरेज करना है, उनको नीचे नहीं दिखाना, उनको ऊपर उठाना है। आपको टेक्निकल स्किल्स हो ना हो कोई बात नहीं, आई एम नॉट अ वेरी टेक्निकल पर्सन, बट आपको कॉन्फिडेंस होनी चाहिए दैट आई कैन हायर बेटर पीपल हु आर मोर टेक्निकल देन मी, एंड आई शुड बी एबल टू से कि आप मेरे अंडर काम करते हैं लेकिन आप मेरे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो थोड़ी सी हम्बलनेस होनी चाहिए कि इट डजेंट मैटर कि वो लर्निंग कहाँ से आ रही है। सो आई डू बिलीव कि टीम को आप जितना ऊपर उठाएंगे, लेकिन ऊपर उठाने का ये मतलब नहीं कि जब वो गलती करें या जो नेग्लिजेंस हो तो आप उसको पॉइंट आउट ना करें। यू शुड बी अ फेयर लीडर एंड यू शुड बी एबल टू से you've made a mistake, this is how what the mistake is, you have to correct it. तो मैम क्या ऐसे लीडर्स देखने को मिलते हैं आज की डेट में? आपने तो कई कंट्रीज में जाके काम करा होगा, आप कई लीडर्स से मिलते भी होंगे, क्या लगता है ऐसे एग्जैक्टली में जैसा आप बता रहे हैं ऐसे मिलते हैं आपको बिल्कुल, या बिल्कुल इसका अपोजिट ही मिलते हैं? दोनों तरीके के हैं। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे बहुत ऐसे बढ़िया बहुत अच्छे लीडर्स मिले हैं जिन्होंने मुझे इनकरेज किया, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दिए, और कुछ अपने पे भी डिपेंड करता है कि इफ़ आप मैं 3 इडियट्स की बोलूँगी, आप अगर काबिल बनते हैं, जो रैंचो बोलता है उसका डायलॉग है, काबिल बनो, कामयाबी खुद ब खुद पीछे दौड़ी चली आएगी। आप काबिल बनो, आप एक्सेल करो, जो भी आप करो आप इतना अच्छा करो कि कोई उंगली ना उठा सके। मेरी माँ मुझे बोलती थी डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट, बचपन में। ये टैगलाइन हम जरूर डालेंगे मैम अपने, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। अमेजिंग, दैट इज टू गुड। मैम जैसे कि आपने डिफरेंट रीजन्स में आपने काम किया है, डिफरेंट कंट्रीज़ में आपने काम किया, तो आपका क्या सिस्टम रहता है बेसिकली, कैसे टीम को मैनेज करते हो आप? क्या प्रोटोकॉल्स आप फॉलो करते हैं, क्या एसओपीज आप फॉलो करते हैं? आप इंडिया में बैठे हैं, आपको चाइना से भी काम करवाना है, अमेरिका से कराना है, पाकिस्तान, इधर उधर सबसे कराना है। yes.
एक पेज पे, एक फॉर्मेट पे कैसे डील करते हो आप सबसे? देखिए एक फॉर्मूला नहीं हो सकता। ओके। कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं हर देश के, हर सिटी के, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट डे पे जब मैं कोई भी नई टीम संभालती हूँ या संभालती थी, पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि उनका कल्चर क्या है, किस तरीके से काम करते हैं। सो इवन फॉर एग्ज़ाम्पल इन इंडिया, आपकी अगर टीम दिल्ली में बैठी है या आपकी टीम बैंगलोर में बैठी है, उनका कल्चर अलग है। दिल्ली में आप बहुत ओपनली बात करते हैं, लोग बहुत मतलब जो दिमाग में आता है बोल देते हैं। दे आर वेरी ब्लंट। दे आर नॉट शाय। करेक्ट। इन बैंगलोर हेजिटेशन है, Okay. थोड़ा वो इतने ओपनली नहीं बात करेंगे। उनके साथ रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे आप ईस्ट में जाते जाएंगे, जैसे बांग्लादेश जो है, इट इज़ अ मोर जेंटल कल्चर देन इंडिया। ओके। सो वहाँ पे भी उनका जो जिस तरीके से वो इतने ओपनली, शायद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो इतने शायद ओपनली नहीं बात करेंगे। इंडोनेशिया इज़ अ वेरी जेंटल कल्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग द पीपल, अंडरस्टैंडिंग द कल्चर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आई थिंक जो भी आपके एसओपीज़ हैं, जो भी जिस तरीके से आप काम करेंगे, इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स बनाना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट फॉर माई टीम टू बी कंफर्टेबल विथ मी, सॉरी, इट इज़ नॉट फॉर मी टू बी कंफर्टेबल विथ माई टीम हैज़ टू बी कंफर्टेबल विथ मी। करेक्ट। पहले उनको कंफर्टेबल बनाना है, उनको समझना है, और उनको लगना चाहिए कि हाँ, ये जो लीडर आई है, ये सुन रही है हमारी बात को। उसके बाद जिस तरीके से आप डेलीगेट करते हैं, एम्पावरमेंट देनी चाहिए। अब हर कोई, अगर आप डेलीगेट करेंगे, हो सकता है उनका हर कोई का लेवल ऑफ काम करने का तरीका इतना नहीं, अलग अलग लेवल्स होते हैं। सो यू हैव टू इंडिविजुअलाइज एंड कस्टमाइज योर अप्रोच बेस्ड ऑन द पर्सन। ओके मैम, अगर आज की डेट में कोई यंग प्रोफेशनल एक लीडरशिप पोजीशन पे आना चाहता है, बट ही डोंट हैव दैट मच ऑफ स्किल्स दैट एक्चुअली रिक्वायर्ड, तो क्या ऐसी 3 स्किल्स उसके अंदर होनी ही चाहिए? मैं चाहता हूँ राखी मैम एक बार हम सबको ज़रूर बताएं कि अगर कोई यंग प्रोफेशनल है, कोई मिडिल मैनेजमेंट में काम कर रहा है, उसको एक सीनियर पोजीशन लाइक वीपी और सीईओ या सीओ बनना है, डायरेक्टर लेवल की सोच रखता है, बट यहाँ की और यहाँ की डेजिनेशन में बात करें तो कुछ डिफरेंस है, तो डिफरेंस को फिल करने वाले कोई 3 स्किल्स बताना चाहेंगे आप? ओके, सो मैं 3 चीज़ों की बात करूँगी अदर देन लीडरशिप की तो बात हो ही गई है। आई थिंक दिस इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट। आप टीम के साथ कैसे काम करेंगे। एक मैं बोलूँगी द विलिंगनेस टू हियर अदर पीपल स्पीक। मतलब मैं एज अ लीडर मैं सबको नहीं बता सकती हूँ कि आपको ये करना है या वो करना है। लोगों की आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है, और ये ही एक्नॉलेज करना कि जो मैंने बोला शायद वो बेस्ट वे फॉरवर्ड नहीं है। जो मेरी टीम बोल रही है, जो कोई और मेरे को बता रहा है, उनका जो ओपिनियन है वो शायद बेटर है कंपनी के लिए। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो हियर लिसनिंग टू व्हाट अदर पीपल आर सेइंग, हियरिंग अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड बीइंग विलिंग टू मेक दैट to accept that is very important. The second thing I will say is that you have to be humble. Okay. गलतियाँ सबसे होती हैं, acknowledging कि हाँ गलती हुई है, but having the ability to get up and move forward quickly and make that correction is very important. Exactly. And the third thing I will say is you have to think, जो कहते हैं 365 डिग्री सोच होनी चाहिए, कि आप सिर्फ अपने फंक्शन या अपने डिपार्टमेंट या अपनी टीम के बारे में नहीं सोच सकते। आपको ये सोचना है कि एक एक जो आप डिसीजन ले रहे हैं उसकी क्रॉस फंक्शनली क्या इम्पैक्ट रहेगा। 365 डिग्री, आई वुड से स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, फॉरवर्ड थिंकिंग, राइट, दैट इज क्रिटिकल। मैम, जब आप आज यहाँ खड़े होकर के अपने पीछे वाले वर्जन को देखते हो, फर्स्ट डे जब आप कॉर्पोरेट में आने वाले थे आप, तो मैं जानना चाहूँगा अपने सभी व्यूवर्स की तरफ से कि उस 25 ईयर्स ओल्ड लेडी राखी मैम को क्या पता था कि आज ये राखी मैम आज यहाँ जाने वाली है? हम इस राखी मैम को ना जान करके हम उस वाली राखी मैम को जानना चाहते हैं कि वो क्या थे, और क्या उनको कभी लगता था कि एक दिन ये वर्जन भी आएगा राखी हांडा मैम का? डू यू बिलीव दैट? Very interesting question. Yeah. I had one ambition. Okay. So when I started working,
मेरी ये एक एम्बिशन थी कि जब मैं 30 साल की हो जाऊंगी मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल करूंगी अच्छा, और मेरा एक लैपटॉप होगा ठीक है। और मैं जीन्स पहन के वो मैं बिजनेस क्लास में अच्छा, जाऊंगी। जीन्स पहन के जाऊंगी? जीन्स पहन के ऐसा जाऊंगी। क्यों? मैं फॉर्मल्स में नहीं जाऊंगी, मैं ओके, टॉन जीन्स पहन के अच्छा, मैं जाऊंगी। ठीक है, सो दैट वाज माय ड्रीम। ओके। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं मैनेजर बनूंगी या मैं डायरेक्टर बनूंगी या मतलब मैंने पोजीशन से आगे सोचा आपने? पोजीशन के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। हाँ, मैंने ये हमेशा सोचा कि मेरी लर्निंग क्या है और मुझे कुछ नया चाहिए, नया एक्सपीरियंस, नई नई लर्निंग, नया एनवायरनमेंट, कुछ हटके, कुछ डिफरेंट। सो एज अ यंग गर्ल आई थिंक, और उस ज़माने में हमारी अपब्रिंगिंग थी 80s 70s 80s में, कि जॉब होनी चाहिए, जॉब स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अर्निंग होनी चाहिए ताकि खुद कमाओ खुद खाओ, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी होनी चाहिए। ओके, So as a woman, as a female, this was the learning also from my parents कि we were two sisters, no brothers. उस ज़माने में my father used to say कि you are my sons, you are my daughters. तुम्हारे पे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए और इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि तुम किसी के ऊपर नहीं डिपेंडेंट रहोगे लाइफ में। हम लोग मैंने भी, मेरी सिस्टर ने, हमने जब काम करना शुरू किया, हमारा यही फोकस था कि अर्निंग होनी चाहिए, कमाई होनी चाहिए और ईमानदारी से कमाएंगे। सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई वुड शेयर। सो गुड मैम, सो अमेजिंग। मैम अब हम थोड़ा सा मैम कॉर्पोरेट से रिलेटेड हम बात करते हैं। अभी तक हमने आपकी जर्नी के बारे में जाना कि कौन है राखी हांडा मैम, कैसे उनका जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे करियर स्टार्ट किया और कैसे कैसे आपको लाइफ में मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती चली गई, अपॉर्चुनिटीज़ को आपने कैसे एक्सप्लोर किया, कैसे आपने टेक अप किया, और इस पूरे प्रोसेस में आप वो बने जिस चीज़ के लिए आप एक्चुअल में बने थे, बेसिकली वो बन पाए आप इस पूरे प्रोसेस में बेसिकली, राइट? क्योंकि मैम हम एक एज अ इंसान हम बात तो करते हैं कि मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, आप जा सकते हैं, बट एग्जैक्टली में क्या आप उस प्रोसेस में वो एग्जैक्टली में बने भी हो जो उस पोजीशन की नीड थी? दैट व्हाट आई एम सेइंग। यस, आदमी सीईओ बन तो जाता है, आदमी जीएम बन तो जाता है, आदमी पोजीशन को तो ग्रैब कर लेता है सिर्फ फॉर द सेक ऑफ द वर्ल्ड कि भाई दुनिया में नाम सम्मान सब हो जाएगा, अच्छा भाई मेरे को रेस्पेक्ट से नज़र से जानेंगे। कोई पूछता है कि यस हाउ व्हाट डू यू डू, हाथ मिला के बोलता है यस आई एम द वाइस प्रेसिडेंट। तो उनको लगता है कि सामने वाला की नज़रों में मैं उस लेवल का दिखूंगा। वो अपने अंदर नहीं झांकते हैं कि क्या मैं एग्जैक्टली मैं वाइस प्रेसिडेंट लेवल का आदमी बन भी पाया हूँ कि नहीं बन पाया। तो दैट इज़ द मेन थिंग विच आई लर्न बेसिकली फ्रॉम योर जर्नी, दैट आपकी वो पोजीशन लेने का कभी सेंस था ही नहीं। आपको यार कुछ भी काम मिले उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना है। एज योर मदर सेड, फोकस ऑन योर do your best and forget the rest. So that is a lovely thing I learned, ma'am. So true, ma'am. And my great regard for your mother as well, ma'am. Thank you. Ma'am, what is basically quality? How do you basically give the definition about the quality? क्या quality एक product तक ही सीमित है या quality सबके अंदर है? Since you are sitting in front of me, I can see the sense. I can have a sense of some of the quality. You can have a sense of some of the quality in me. क्या है quality basically? मैं चाहता हूँ मैम इसको केवल हम गारमेंट सेक्टर तक ना जोड़ करके किसी में भी जोड़े। हो सकता है एक वर्कर मेरे को देख रहा होगा इस पॉडकास्ट को, एक लेडीज़ जो घर में आटा गूंद रही हो, उसको भी समझ में आए भाई क्वालिटी का आटा गूंद रही हूँ मैं। तो क्वालिटी की ऐसी परिभाषा क्या है मैम, बेसिकली डेफिनेशन? आई वांट यू टू प्लीज़ बहुत सिंपल और बहुत सरल भाषा में एक बार हमको बताइए आप प्लीज़। कोशिश करती हूँ। अच्छा प्लीज़। फॉर मी क्वालिटी इज एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। ओके। फॉर एग्जाम्पल इस पॉडकास्ट में अगर आप मेरे कस्टमर हैं तो मुझे जो भी मैं करूं या जो भी बोलूं, आई शुड एक्सीड योर एक्सपेक्टेशंस। करेक्ट। इफ़ आई एम अ हाउसवाइफ एंड आई एम कुकिंग अ मील, जो मैं बनाती हूँ, मैं खाना पकाती हूँ रोज़, कि मैं जो मैं खाना बना के अपने फैमिली के सामने, अपने परिवार के सामने जो मैं रखूँ, it should exceed their expectations. So I'm specifically using the word exceed expectation because that is where excellence comes in. Okay. मैं meet भी expectations कर सकती हूँ कि आपको एक प्रोडक्ट या आपको एक सर्विस या आपको एक चीज़ चाहिए, आपकी जो सोच थी, जो आपको रिक्वायरमेंट थी, वो पूरी हो गई। वो यस, वो भी क्वालिटी है, बट
for me, true quality comes when I am purchasing a product or a service, or I'm providing a product or a service or anything, and I am exceeding the expectations of the person sitting in front of me. Correct. Ma'am, can this also be said कि that quality is something which speaks everything without speaking anything? 100%. बिना कुछ बोले सब कुछ बयां कर दें. बिल्कुल. That is the quality. बिल्कुल. Right? Is it the बिल्कुल thing? सही. I would agree with that statement. Okay. 100%. तो मैंने खुद बनाई है बेसिकली, तो सही है मतलब. बिल्कुल सही तो मतलब बनाई मेरे को है. टारगेट की सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर से कंफर्मेशन मिल चुकी है. अब कोई अगर मेरे को बोलता है कल को मैं किसी इंटरव्यू में जाता हूँ या मैं किसी ओपन फोरम में बोलता हूँ व्हाट इज क्वालिटी. रोहित जी, आप बड़े बड़े पॉडकास्ट करते हो, आप बात करते हो, आप ही बताओ भाई साहब आपके हिसाब से क्या है क्वालिटी का मतलब. Yes. तो आई कैन मतलब कॉन्फिडेंटली कैन स्पीक ना. Yes. दैट इज टू गुड फॉर गिविंग द 100%. कंफर्मेशंस Yes. That's actually wonderfully said. नहीं, मैं तो- which speaks everything. Yes. आपके बिना बोले सब कुछ बता दे आपके बारे में. Yes. The way you look, the way your gesture speaks about something, Yes. right? The way you treat people, Correct. वो सब बता देती है आपके बारे में. बिल्कुल. थैंक यू सो मच मैम. मैम, आजकल की ऑर्गेनाइजेशन में ना मैम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस का जैसे टाइप वर्ड्स बहुत यूज़ होते हैं. क्या है बेसिकली? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करो, ऑपरेशन एक्सीलेंस होना चाहिए. व्हाट दैट मीन बेसिकली? देखिए, ये टर्मिनोलॉजीज हैं, वर्ड्स हैं. Okay. अगर मैं इससे हट के बहुत सिंपली बोलूं, वो ये है कि मेरे जो ऑपरेशंस हैं, मेरी जो कंपनी है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी है, अक्रॉस इंडस्ट्री एग्नोस्टिक लेके चलिए, कि मेरे जो सिस्टम्स हैं और मेरे जो प्रोसेसेस हैं, वो पीपल डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए. Okay. मतलब कि मेरा एक मैनेजर है, वो बहुत बढ़िया काम करता है, वो चला गया और मेरी जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो ठप होके बैठ गई, क्योंकि वो अच्छा था, वो काम कर बहुत अच्छे से जानता था और वो करता था. क्योंकि वो पीपल ओरिएंटेड थे, हमने प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं बने हम. करेक्ट. सो योर प्रोसेस, the way you run your organization should be dependent on process, not on people. People come, people go, it doesn't matter. मेरा प्रोसेस जो है वो कंसिस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. मैं रेस्टोरेंट की बात करती हूँ. रेस्टोरेंट हम लोग, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर चला चुके हैं रेस्टोरेंट. हम 7 साल नहीं, वो 2005 में हमने बंद कर दिया था. उसमें ये था हमारा बहुत सिंपल जो था कि हमारे जो कुक था या शेफ्स थे किचन में, वो आए चाहे जाएं, लेकिन हमारे जो गेस्ट आते थे खाने के लिए हमारे रेस्टोरेंट में, उनको नहीं पता होना चाहिए कि शेफ़ बदल गया. अच्छा. कई दफ़ा आप रेस्टोरेंट में जानते हैं कि यार ये मैं 6 महीने आया था पहले, मज़ा नहीं आया, चेंज हो गया, रेसिपी चेंज हो गई, सेम टेस्ट नहीं है. वो उसका सिंपल ये मीनिंग था कि आपका शेफ़ बदल गया और आपके जो रेसिपीज़ थे वो आपने कंसिस्टेंटली एक एज एन SOP नहीं बनाए. Exactly. आप SOP जानते होंगे, करेक्ट को बहुत अच्छे से मालूम है जी. सो फॉर मी organizational excellence is nothing but making sure that you have your process and that your process is simple. So वो कहते हैं किस फॉर्मूला, कीप इट सिंपल, कि हम ओवर कॉम्प्लिकेट ना करें. करेक्ट. उसको जब आप सिंपल रखेंगे तो आपके एफिशिएंसीज बनते हैं प्रोसेस में. आप प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करेंगे तो SOPs बनेंगे आपके. राइट. मैम, आपने इतने लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, आपने डिफरेंट रीजन्स में भी आपने काम किया है. तो जब आप किसी फैक्ट्री की ऑडिट्स करते हैं, किसी फैक्ट्री के प्रोसेस को आप देखते हैं या फिर फैक्ट्री की मैनेजमेंट की लोगों को देखते हैं, उनके माइंडसेट को पढ़ने का कोशिश करते हैं, तो क्या चैलेंजेस आप देखते हैं? बेसिकली क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं वो कंपनीज, जो आपको लगता है कि नहीं यार, अगर ये हर फैक्ट्री में, रोहित हम भी जब भी जाते हैं तो मुझे ये प्रॉब्लम तो हर फैक्ट्री में नज़र आती है. क्या होती है ऐसी प्रॉब्लम? आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई सी इज़ कि प्लानिंग नहीं होती. Okay. When I say planning, I'm not only talking about production planning. I'm talking about planning for my organization. क्या as a business owner, अगर मैं business owner हूँ, अब most organizations, most companies, other than corporates, they are owner driven. Individual होता है जो business चला रहे हैं. Correct. जो भी, अगर हो सकता है फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हो, सेकंड जनरेशन बिजनेसमैन हो, वो इन्वॉल्व होते हैं पूरी तरीके से कंपनी में, हर फैसेट में. अपने सारे एग्जीक्यूशन और सारे डिसीजन मेकिंग जो है वो बिजनेस ओनर ड्रिवन रहती है. उसमें क्या होता है कि वो कभी कभी जो बिजनेसमैन हैं वो खुद के बिजनेस में बॉटलनेक बन जाते हैं.
क्योंकि बिजनेस इतने डिफरेंट एरियाज में इतने सारे डिसीजंस ऑन अ डे टू डे बेसिस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसमें फिर वो फायर फाइटिंग पे उतर आते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये जो तरीका है, इससे थोड़ा सा हटके अगर बिजनेस ओनर थोड़ा सा प्लानिंग में ध्यान दें ऑन एन एनुअल बेसिस कि मेरी पीपल ह्यूमन रिसोर्सेज को लेके मैं क्या करना चाहता हूँ या क्या करना चाहती हूँ, क्या मुझे किस तरीके से अपनी टीम को एलिवेट करना है, ट्रेनिंग देनी है नहीं देनी है, डेवलपमेंट करना है नहीं करना है, वो तो एक हुआ। दूसरा जो मेरे ऑपरेशंस हैं उसकी क्या प्लानिंग है, इस साल मैं क्या करना चाहती हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तीसरा अपने कस्टमर को लेके थोड़ी सी प्लानिंग करना, कौन से कस्टमर को मैं ग्रो करना चाहता हूँ, कौन से कस्टमर्स को मैं आई थिंक मोस्ट बिजनेस ओनर्स कस्टमर्स को घटाते नहीं है, हटाते नहीं है, वो जो रिएक्टिवली आता रहता है वो करते रहते हैं। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सक्सेस। हटाना भी चाहिए आप किसी को, बिल्कुल। अच्छा, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 25 कस्टमर्स हैं और आप देख रहे हैं कि 80% वो 80-20 परेटो की मैं बात कर रही हूँ, 80% आपका जो बिजनेस है वो 4 कस्टमर्स से आ रहा है। हर कस्टमर को जितना आप एफर्ट डालते हैं सर्विस करने के लिए, उतना आप सोचिए कि 4 कस्टमर को जो आपका 80% बिजनेस दे रहे हैं, आप उतना एफर्ट बाकी 16 कस्टमर्स को भी दे रहे हैं, तो क्या वो बेनिफिशियल है, क्या वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेक कॉन्स्टेंटली लुक एट दैट। मे बी फिट नहीं है, कल्चरल फिट नहीं है, आपका जो कस्टमर है बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड है, आप वो जो मांग आपकी उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ही हटके हैं, या उनके प्राइस पॉइंट जो है वो इतने टाइट हैं कि आप नहीं उसको मीट कर पाते। तो वहाँ पे बैठ के डिसाइड करना, कोई भी आपका बिजनेस हो, कि क्या ये बेनिफिशियल है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। एंड द फोर्थ पीस विच आई थिंक मोस्ट बिजनेसेस फॉरगेट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। ओके, सो अगर प्लानिंग थोड़ी सी करें और प्लानिंग को कॉन्स्टेंटली रिव्यू करें ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस, आपकी जो विजन है, आपकी जो सोच है, जो स्ट्रैटेजी है, जहां आप कंपनी को लेना चाहते हैं, आई थिंक कोई भी नहीं आपको रोक सकता। एग्जैक्टली मैम, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया कि आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बट मैम, इन माई 16 to 17 years ऑफ एक्सपीरियंसेस, आई हैव सीन व्हाट आई हैव सीन। हम बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं कि मेरे को अपने फैक्ट्री को यहाँ लेके जाना है, वी विल बिकम लाइक अ वर्ल्ड बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑल। बट जब उनके हम शिप के अंदर हम जाते हैं, जब उनके नाव के अंदर हम जाते हैं बेसिकली, तो सिस्टम कुछ अलग ही दिखता है। यस, मैं आपके बारे में बैक बाइटिंग कर रहा हूँ, आप मेरी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब एक दूसरा हर आदमी को देखना पसंद नहीं कर रहा है इंडस्ट्री के अंदर। और आपके बिजनेस को आपके लोग रन कर रहे हैं, और लोग एक दूसरे को मारना काटना चाह रहे हैं, इन द सेंस मतलब उसको बाहर कर देना चाहिए, उसकी बैक बाइटिंग करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम निकली मैनेजमेंट के सामने हाईलाइट कर दिया। बट जो एक विजनरी माइंडसेट ऊपर बैठा है, लाइक डायरेक्टर और कंपनी का CEO, यार मुझे ऐसा करना है, बट वो तो फिर अधूरा हो गया इन सब के बिना। तो यस, क्या ये सारी प्रॉब्लम उन तक पहुंचती नहीं है, या पहुंचने के बाद भी वो अनदेखा करते हैं? व्हाट डू यू बिलीव बेसिकली? आई थिंक इट्स बोथ। ओके, एक तो ये है कि जो बिजनेस ओनर्स, जो इंडिविजुअल रन बिजनेसेस होते हैं, उस वहाँ पे लॉयल्टी और टेन्योर बहुत मायने रखता है। ओके, जो उनके जो खास जो लोग होते हैं, जो उनके जो मैनेजर्स या सीनियर लेवल पोजीशंस पे होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ा सा वो अपवर्ड वॉइस जो आनी चाहिए वो ब्लॉक हो जाती है, दबा देते हैं वो सीनियर लेयर बेसिकली। हाँ, करेक्ट। सो वो अगर आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि आप सोचें कि मेरा जूनियर किसी दिन मेरे से भी बेटर हो जाए, तो आप डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आप वो दबाने की कोशिश ही करते रहेंगे, कि आप किसी को उठने नहीं देंगे। प्लस आई थिंक जो इंटरैक्शंस होते हैं, जो टॉप पे जो CEO बैठे हैं या जो ओनर बैठे हैं, क्या वो एंगेज करते हैं जूनियर लेवल के लोगों के साथ? क्या वो टाउन हॉल करते हैं, दरबार करते हैं? क्या वो इनकरेज करते हैं लोगों को कि अपनी मुझे राय बताओ या मुझे अपना ओपिनियन बताओ? ये माहौल बनता है, ये एनवायरनमेंट बनता है, और मैं मानती हूँ कि जो ऊपर सबसे टॉप पे जो बैठे हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो नहीं इसको करते या नहीं कर पाते तो उनको ये इशू रहेगा।
तो मैम जैसा भी आपने बताया उनकी वॉइस को सरपास कर देते हैं, दबा देते हैं उनको, आवाज़ जा नहीं पा रही, आज नहीं जा रही, कल नहीं जा रही, परसों नहीं जा रही, 1 महीने नहीं जाएगी, 2 महीने नहीं जाएगी, बट कब तक दबाएंगे? पॉइंट नंबर 2, दबाते दबाते ऐसा ना हो कि दिन बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाए और जो आपने विजन लेके चल रहे थे फिर एक दिन वो फैक्ट्री आगे बढ़ने की जगह वो डिमिनिशिंग रेट पे स्टार्ट हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या जो सीनियर लेवल की जो पोजीशन रहती है, जो बेल्ट है, ये आर दे रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? I would say ultimately the owner is ultimately responsible. ओके, ऑर्गेनाइजेशन उनकी है जो सबसे टॉप पे बैठे हैं। यस, उनके जो नेक्स्ट लेवल के जो सीनियर लीडर्स हैं वो लोगों को डिलिबरेटली दबा रहे हैं, वो अपना सेल्फ मतलब जिसको कहते हैं हिंदी मतलब- भाषा में अपना उल्लू सीधा करना, इन अ वे, मतलब यस, हम मतलब हमारा काम चलता चला जाए, हाँ, बेसिकली नीचे की बात ऊपर ना आ जाए। या वो अपने बेटरमेंट या अपने बेनिफिट की ही सोच रहे हैं, हाँ। वो औरों की नहीं सोच रहे उसको हैं। पता है नीचे से वाला गंदा बंदा आएगा तो उनके ऊपर क्वेश्चन पुट अप होंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर वो उनके जो नेक्स्ट लेवल के लोग अगर इस तरीके से काम करते हैं या इस तरीके के हैं, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप टू करेक्ट द मैम बट Culture. उनको वहाँ तक तो उनके पास तो चीज़ पहुँच ही नहीं रही ना मैम। So- एग्जाम्पल, वो तो अपने उन 4 बेल्ट पे बिलीव कर रहे हैं जो 4 पिलर्स लगाए हुए हैं। वो तो हर कस्टमर के मतलब हर एम्प्लॉय के साथ नहीं जा सकता कंपनी का, है ना, वो तो उन 4 लोगों से बात कर रहा है और वही उनको वही दिखा रहे हैं। करेक्ट। सो मैं एज एन एग्जांपल मैं Yeah. अपना खुद Yeah, का please. एक्सपीरियंस बताऊं आपको। जी। आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैं सीनियर लेवल पे कंपनी में गई ओके, और पहले कुछ महीने मुझे लगा कि मुझे नीचे से कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे लग रहा है Okay. कि एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज वंडरफुल, अच्छा, कोई ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, फैक्ट्रीज अच्छी हैं, टीम अच्छी है, सब अच्छा है। मुझे थोड़ा खड़का कि ये क्या है, ऐसे हो ही नहीं सकता, मेरा जो एक्सपीरियंस इतने साल का है। तो मैं थोड़ा सा फिर मैं विजिट्स पे जाना शुरू किया, मैंने टीम के साथ मैंने बात करना शुरू किया, फैक्ट्रीज़ के साथ, अपने टीम मेंबर्स जो स्किप नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पे थे। तो शुरू में बहुत मेरे को आवाज़ नहीं आई, फिर धीरे धीरे जब रिलेशनशिप बना फिर मुझे सुनने को मिला कि ये इशू है, ये चैलेंज है, मैनेजर्स हमको बोलने नहीं देते। तो एक्चुअली इवेंचुअली इट बिकेम अ वेरी बिग इशू। तो फिर मैं एचआर के पास गई कि देखो मेरे टीम में ये प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ कि हो क्या रहा है। तो उसको कुरेद के फिर डिग किया उसको धीरे, फिर अलग टीम से मैंने फीडबैक लिया, फिर एचआर ने इधर उधर थोड़ा सा मेरी सपोर्ट करके बात करी, फिर हमको पता चला कि इशू क्या है। और वो यही था कि जो मैनेजर्स थे टॉप लेवल पे वो आवाज़ उठने नहीं दे रहे थे और वो मतलब अपने सिस्टम से चला रहे थे। तो मैम अगर कोई हम एग्जाम्पल लेके अगर हम बात करें, अगर ऐसा ही चलता रहा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा आप बता रहे हो नीचे बहुत प्रॉब्लम है, आग लगी हुई है नीचे, लेकिन Yes. ऊपर तक पहुंच नहीं पा रही, यस। और ऊपर वाला बंदा उन 4 लेवल्स पे ही कनेक्ट है, तो नीचे नीचे वाली वॉइस ऊपर आना चाहती है, ऊपर वाले आने नहीं दे रहे, तो उस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर क्या लगता है आपको? डेफिनेटली वेरी चैलेंजिंग। आई थिंक वो या तो वहीं पे रह जाएंगे? वहीं पे रह जाएंगे, जो है वो है। आज तो उनका बिजनेस चलो चल रहा है, फायर फाइटिंग करके वो आगे कर रहे हैं, उनको इश्यूज नहीं मालूम। जो ओनर हैं वो शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है या समझ नहीं पा रहे हैं कि नीचे भी कोई प्रॉब्लम है। तो जब तक हो सकता है वो चलते रहेंगे, इवेंचुअली जो जैसे आपने बोला वो इम्प्लोजन तो आएगा ही। तो ऐसा इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशन समटाइम्स जो ओनर है उनको थोड़े से हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और मैम कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि सब चैलेंजेस के साथ ना अच्छा राइट कैंडिडेट्स छोड़ के चला जाता है। यस यार इस टॉक्सिक कल्चर में कौन काम करेगा फिर इस तरीके से? यस। तो फिर अगर वो छोड़ करके जा रहा है तो किसका फेलियर है, उस आदमी का जो छोड़ के जा रहा है या उस ऑर्गेनाइजेशन का कि गुड कैंडिडेट्स आर लीविंग टू अस? 100% इट्स द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो सोचने वाली बात कंपनी को तो समझ ही नहीं आ रहा ना मैम। सो वो ड्रेन तो होता ही रहेगा, Drain कोई तो होता ही आएगा रहेगा। अच्छा So आएगा। true. एंड यू हियर अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस, यू हियर अबाउट कंपनीज लाइक दिस। राइट। मैम आज की डेट में हम बात करते हैं कि एचआर के बारे में हर कोई बात करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, बट व्हाट आई बिलीव दैट इज नॉट द ओनली एचआर, दैट हैज टू बी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। डी की तो कोई बात ही नहीं कर रहे इंडस्ट्री के अंदर।
एचआर आज की डेट में सैलरी बनाने का और साफ सफाई का हिसाब किताब रह गया। बट अगर एचआर को हम समझे, मैम ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, डेवलपमेंट भी आती है। आपकी कोई कंपनी है, आपने मुझे कंपनी में रख लिया, मेरे डेवलपमेंट के क्या प्लान्स हैं आपके पास? वो तो है ही नहीं। आपने मेरी एक स्किल्स को देख करके, सपोज कोई स्किल्स मेरे पास है, आपने उस स्किल्स के बेस पर आपने मुझे हायर तो कर लिया कि ये रोहित अपनी स्किल्स को मेरी फैक्ट्री में देगा और मैं काम लूँगी। व्हाट नेक्स्ट? रोहित एक स्किल्स के साथ आया, अब मैं इसको 4 स्किल्स और दिलवानी है मेरे को इसको, सो दैट कि मैं कल को उसको यहाँ लेके जाऊँ। उस पर तो आप काम ही नहीं कर रहे हो, तो फिर डी कहाँ गया? डेवलपमेंट तो गया। तो ऐसी कंडीशंस में, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ डेवलपमेंट की, जहाँ ट्रेनिंग्स की, जहाँ माइंडसेट की, एटिकेट्स की बात ही नहीं हो रही है, तो ऐसे कॉर्पोरेट कल्चर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? कि देखिए, आपको एक वो होता है कि टैलेंट एक्विजिशन, कि आपने टैलेंट को अक्वायर तो कर लिया, लेकिन अगर आप टैलेंट मैनेजमेंट और टैलेंट डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे तो टैलेंट तो आपको छोड़ के चली जाएगी। कई दफ़ा क्या होता है कि किसी को हायर किया, वो 2 साल 3 साल रह गए कंपनी में, तो आपने उनको प्रमोट कर दिया कि लॉयल्टी और परफॉर्मेंस इज़ रिवॉर्डेड विथ प्रमोशन, मैं बोलूँगी। लेकिन क्या आपने ये इवैल्यूएट किया कि जो आप जो प्रमोशन दे रहे हैं किसी को, उनको आपने मैनेजर या जीएम बना दिया, क्या आपने उनको डेवलप किया? जो उनका जो रोल चेंज होगा आपने प्रमोट करने से, क्या आपने सोचा कि उनका जो रोल चेंज में क्या उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगे, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी? सिर्फ सैलरी इंक्रीज करना उसी पोजीशन पे और एक डेजिग्नेशन देना, वो डेवलपमेंट नहीं है। एंड बहुत ऑर्गेनाइजेशंस यही गलती करते हैं कि अगर मैं आपको जीएम बना रही हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको एक जॉब डिस्क्रिप्शन दूँ, मैं आपको क्लियरली डिफाइन करूँ कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन है आपसे, कि आपके गैप्स क्या है उस वहाँ तक पहुँचने में। कोई अगर मैं आपको जीएम बनाऊंगी, ये नहीं है कि डे 1 से आप जीएम लेवल पे ही ऑपरेट करेंगे। कुछ गैप होता है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो सपोर्ट करना, वो गैप फिल करने के लिए आपको डेवलप करना। ट्रेनिंग्स होती हैं, इंटरनल ट्रेनिंग होती है, एक्सटर्नल ट्रेनिंग्स होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ इतने आज के ज़माने में इतने ट्रेनिंग्स मिलते हैं इन ओपन फोरम्स। वो अगर आप नहीं करोगे तो आप टैलेंट या तो आप लूज़ कर जाओगे, या आप टैलेंट को उस लेवल तक लेके जाओगे जहाँ टैलेंट जो है वो इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा, मतलब वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे जो आप रोल कह रहे हैं। फिर आप कहोगे कि ये जो इंडिविजुअल है वो अपना काम ही नहीं कर पाता, मैंने गलती कर दी इसको हायर करके। राइट मैम, लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क ओनली वन थिंग। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन बनना हो तो व्हाट necessary steps they have to follow? Forget about what they are doing, क्या कल्चर है, क्या ड्रामेबाजी फैक्ट्रीज के अंदर, और लीव इट। आज हम स्टार्ट करें, कोई हो सकता है कंपनी का कोई ऑनर हमारे इस पॉडकास्ट को देखे, किसी कंपनी के डायरेक्टर या सीईओ हमारे को देखें, उनको लगे कि टारगेट की सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर आज बैठ करके बता के जा रही हैं एक ब्रांड को जो रिप्रेजेंट कर रही है, बेसिकली टारगेट ब्रांड को, वो बता रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री की ये पहचान होती है, तो व्हाट गुड साइंस बेसिकली वुड लाइक टू स्पीक? सो आई वुड से स्टेप नंबर 1, अपनी विजन बनाओ। आपकी विजन क्या है? आप कहाँ जा रहे हैं? आपको जाना कहाँ है? आप अगर आज की डेट में आप कहते हैं वर्ल्ड क्लास, आई वांट टू बी अ वर्ल्ड क्लास कंपनी, पहले उसको डिफाइन करिए, उसका मतलब क्या है। उसके बाद आप अपना प्लान बनाइए कि आप पहुँचेंगे कैसे, आपका पाथ क्या है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, एंड इट गोज डाउन बैक टू प्लानिंग, रोहित, करेक्ट, कि आप प्लान जब तक नहीं बनाएंगे, इफ यू डोंट हैव अ विजन, इफ यू डोंट हैव अ स्ट्रेटजी, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट। आप बोलते रह जाएंगे। तो थैंक यू सो मच राखी मैम फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमारे जिस पॉडकास्ट को लोग देख रहे होंगे, बहुत कुछ लर्निंग्स मिली है। क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी की डेफिनेशन उन्होंने सीखी है। एक ब्रांड में काम करने के लिए क्या चीज़ें की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो उन्होंने सीखी है। क्या अकाउंटेबिलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डेवलप कर लेनी चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर जब आप अपनी मतलब प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आगे बढ़ते हैं, वो भी हमने सीखा। अच्छी फैक्ट्रीज़ की और बुरी फैक्ट्रीज़ की डिफरेंस क्या होते हैं हमने वो सीखा। एक माइंडसेट और एक लीडरशिप माइंडसेट और ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा। और सबसे अच्छी बात है कि हाउ वी कैन बिकम द बेटर ह्यूमन बीइंग, बेसिकली वो हमने पर्सनली आपकी जर्नी से सीखने को मिला। तो थैंक यू सो मच मैम, वी फील वेरी प्रिविलेज एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर with you and sitting in front of you and asking the simple questions to you. And if the God has given us something chance again,
definitely would like to connect with you again and to have a great conversation this time, ma'am. थैंक यू Right. सो मच। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप आज का पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने पास तक मत रखिएगा, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा। क्या पता राखी मैम की जो आज स्टेटमेंट थी, राखी मैम ने जो आज हमारे साथ पॉडकास्ट किया, किसकी लाइफ को चेंज कर जाए। आपको नहीं पता, किसी गली मोहल्ले में या फिर किसी कस्बे में बैठा हुआ एक आदमी भी इस पॉडकास्ट को देखने के बाद एक चिंगारी पैदा उसके अंदर हो जाए और शायद वो आने वाली किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या पता एक डायरेक्टर लेवल का बंदा बन के बैठे, या CEO या CO या वाइस प्रेसिडेंट, समथिंग गुड कुड बी। जैसे कि हमने मैम की जर्नी से जाना कि शी यूज्ड टू बिलोंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली, और उन सब के बावजूद भी मैम ने एक सीनियर पोजीशन को कैसे ग्रैब किया और उसके साथ साथ आज अपना खासा अच्छा खासा बिजनेस, कंसल्टेंसी बिजनेस भी वो रन कर पा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, बहुत जल्दी हम आएंगे नए गेस्ट के साथ, एक नए इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा राखी मैम कि इस पॉडकास्ट से क्या स्पेशल थिंग्स आपको सीखने को मिली, हमको कमेंट करके जरूर बनाइएगा। टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।